नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि तमाम बड़े अखबारों की बड़ी हेडलाइंस के बारे में आपको बताएंगे, वो भी सरल आसान भाषा में, शब्दों में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं पहले सदन की। लोकसभा में राहुल के हिंदू वाले बयान पर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने माफी की मांग की है। अमर उजाला के फ्रंट पेज पे इस खबर को तरजीह मिली है। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद चल रहे पहले संसद सत्र में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध जाहिर किया गया। राहुल के बयान पर सदन में खूब शोर शराबा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठकर बीच में कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के बयान के लिए माफी मांगने के लिए उनसे कहा। बिल्कुल, देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। खुद को हिंदू कहने वाले हर समय हिंसा करते हैं। कल दरअसल राहुल गांधी की ओर से जब ये बयान दिया गया तो उसके बाद सदन में हंगामा हो गया। दरअसल राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं और हिंदू हिंसक है। और ऐसे में जैसे ही ये बयान आया उसके बाद सदन में कहा जा सकता है कि एक ऐसा माहौल बन गया कि हर तरफ इस बयान की निंदा की जाने लगी। लोकसभा में हिंदू शब्द पर संग्राम देखने को मिला। यहाँ तक कि ये भी कहा गया, हालांकि राहुल गांधी की ओर से बाद में, कि आरएसएस, बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री ही हिंदू समाज नहीं है। बिल्कुल, देखिए, शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद संसद में सोमवार की कार्यवाही जो हुई, यानी कल जो हुई, वो काफी हंगामे के साथ हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं संसद में मूर्तियों की जगह बदलने पर राज्यसभा में खड़गे और किरण रिजिजू के बीच भी बार पलटवार देखने को मिला। तो सबसे अहम जो रहा वो रहा हिंदू शब्द, जिसे लेकर देखिए तमाम अखबारों में हेडलाइंस भी छपी है। अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये है मेरे हाथ में नवभारत टाइम्स, और यहाँ पर भी इस कार्रवाई का जिक्र हुआ है। संसद में राहुल मोदी पर पहला टकराव हुआ है, वो भी हिंदू पर। तो देखिए क्या कुछ लिखा है, कुछ लाइन्स पढ़कर बता देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। फिर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गंभीर विषय है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है, बहुत गंभीर बात है। तो अलग अलग टिप्पणियां देखा इसे लेकर आई हैं, रिएक्शंस आए हैं। जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का अपमान तो राहुल गांधी कर ही नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी असत्यवादी है। इस बीच देखिए खड़गे ने भी टिप्पणी की है आरएसएस पर और कहा है कि देखिए तमाम जो इन्होंने बयान दिए हैं चुनावों के दौरान वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता दर्शाते हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर हिंसा की बात होती है, यानी जो हिंदू है वो हिंसा करते हैं। इस बयान के बाद आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी पर जमकर बीजेपी के जो सांसद वहां पर मौजूद थे उन्होंने हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है और इन तीनों कार्यकाल में कभी भी ये नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी के बातचीत के बीच में रोका हो, हस्तक्षेप किया हो। लेकिन कल जिस दौरान राहुल गांधी बोल रहे थे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2 बार रोका, क्योंकि ये पूरा बयान जो था राहुल गांधी का वो पूरे हिंदू समाज को आहत करने वाला था। हिंदू हिंसक है, ये बयान ऐसा रहा कि जिसके बाद लगातार बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। यहां तक कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि खुद बीजेपी के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि जब मैं सुबह मिला तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुस्कुराकर नमस्कार किया, लेकिन अब जब सामने बैठे हैं राजनाथ सिंह तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल काफी कुछ लोकसभा में बोला गया राहुल गांधी की ओर से। बिल्कुल, और अगर आप देखिए कि अहम बात ये भी हो जाती है कि देखिए ये पुराना इतिहास रहा है कि विपक्ष ने कुछ भी कहा और उससे फौरन मोदी सरकार जो इनकैश करा लेती। कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला। अगर हम राहुल गांधी के शब्दों पर जाएं तो उन्होंने ये दावा किया है कि ये लोग हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कोई हिंदू समाज नहीं है।
इनका ठेका, जो हिंदुओं का ठेका भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत या डर नहीं फैला सकता, ये उन्होंने कहा था। हालांकि इस पर देखिए किस तरह से जो है पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। स्पेशली अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया और उसके बाद ये मामला कितनी आगे तक गया है। साफ तौर पर कहा जाने लगा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। बिल्कुल, देखिए, और इस दौरान अमित शाह की ओर से कहा गया कि करोड़ों लोग खुद को हिंदू कहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना कि खुद को हिंदू कहने वाले हर समय हिंसा करते हैं, ये बयान कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर चुका है। कई सारे हमने कल देखा कि जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उन्होंने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की। हिंदू संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या के संतों ने भी इस चीज पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसक नहीं है, और अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा की बात करते हैं, तो क्या उनका कहने का मतलब ये है कि करोड़ों हिंदू जो हैं देश में, जो खुद को गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं, क्या वो सभी हिंसक हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने सरयू नदी को रक्त रंजित किया। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने निंदनीय बयान से भारत माता की आत्मा को लहूलुहान करने का काम किया है। इसके लिए उन्हें दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी सोमवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जब उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में करोड़ों हिंदुओं से माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने निंदनीय बयान से भारत माता की आत्मा को छलनी किया है, लहूलुहान करने का काम किया है। देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल राहुल गांधी का जो बयान है उस पर पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि जो लोग राम की बात करते थे अयोध्या में उन्हें हरा दिया गया, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और संसद में झूठा बयान दिया जा रहा है, ये निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जितने भी विस्थापित थे 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था और सभी के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन राहुल गांधी का संसद में झूठ बोलना बहुत निंदनीय है। बिल्कुल, तो देखिए, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो संसद का एक और दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा, जो कि विपक्ष भी लगातार हमलावर होने की कोशिश सरकार पर कर रहा है। इस बीच देखिए, सरकार को भी बैठे बिठाए मुद्दा विपक्ष दे ही जाता है, और ये मुद्दा जो कि बहुत सारे लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हिंदू शब्द कहने पर किस तरह से उसके बाद उसे इनकैश भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया है, और उसके बाद आप समझ ही सकते हैं ऐसा अतीत में भी होता रहा है। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जब जब विपक्ष ने कोई इस तरह की बात की है, उससे फौरन भारतीय जनता पार्टी ने इनकैश कराया है और उसके बाद माफी की मांग की है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका बीता, चूंकि जिस तरह से विपक्ष के तेवर है कि किसी भी मुद्दे पर सरकार को नहीं बख्शना, ये भी आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है कि सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, कहीं ना कहीं बरगलाना चाहती है जनता को, इसीलिए हमेशा से मुद्दों को भटकाने का काम सरकार द्वारा किया जाता रहा है। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया कि हर कोई जानता है कि सरयू को रक्त रंजित किसने किया। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि किस तरह से अयोध्या को वनवास दिया गया और विकास से दूर रखा गया। आज जब अयोध्या में विकास हो रहा है, अयोध्या विश्व प्रख्यात हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि अयोध्या इस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़े, और इसीलिए अयोध्या को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा की जा रही है। आज अयोध्या जिस तरह से प्रतिष्ठित है और जिस तरह से विश्व विख्यात हुई है, उसको लेकर कुछ पार्टियों को जरूर बेचैनी है, और वो बेचैनी होनी भी लाजमी है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं
आरएसएस पर खड़गे की टिप्पणी की, जिस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा बरपा है। स्पीकर धनखड़ ने भाषण के बीच में टोका है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर हंगामा मच गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है, इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। भारत के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, ये देश के लिए चिंता का विषय। उन्होंने आगे कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी। तो आरएसएस पर खड़गे की टिप्पणी, राज्यसभा में हंगामा। देखिए, दरअसल यहां पर जिस तरह से कल हंगामा हुआ, आरएसएस का कब्जा हो रहा है संस्थानों पर, ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी। तो यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि आरएसएस पर खड़गे ने जो टिप्पणी की, उसके बाद हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक नजर आया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस दौरान अपना पक्ष रखा। उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी पर चुनाव के दौरान अपने भाषण को लेकर तीखा हमला बोला, बल्कि आरएसएस को लेकर भी तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की। सभापति ने उन्हें जब ऐसी टिप्पणियां करने से रोका तो वो नहीं माने, बल्कि आक्रामक रवैया अपनाते हुए कई सौ बार उन्होंने बातचीत की, हमला बोला। तो देखिए, जिस तरह से हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह देख रहे हैं, कांग्रेस लगातार हमलावर है। और इसीलिए कल जब हमने देखा कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कई सारी बातें बोली, संस्थानों पर कब्जे को लेकर हमला बोला। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और ये जब बयान आगे बढ़ा तो उस पर उन्हें रोका गया। उपराष्ट्रपति की ओर से उन्हें रोका गया। जगदीप धनखड़ की ओर से उन्होंने कहा कि आप ऐसी टिप्पणियां ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं रुके और वो और ज्यादा आक्रामक तरीके से विपक्ष की तरफ से हमला बोलते नजर आए। बिल्कुल, तो देखिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से जिक्र किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का, और उस पर भी जो है उन्होंने टिप्पणी की थी। और उसके बाद जब आरएसएस पर हमला बोलने की बारी आई, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लगातार आक्रामक नजर आए। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लगातार ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो पूरी तरह से चुनावी अभिभाषण था, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों पर केंद्रित था, इसमें कहीं पर भी देश हित की बात नहीं थी। और इसी वजह से विपक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होने की जगह उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिनका आम जनता से सीधे सरोकार है। नीट जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर सरकार का कहना था, स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है और उसके बाद दूसरे मुद्दों पर आपसी सहमति से चर्चा की जाती है। तो कुल मिलाकर हंगामा देखने को मिला और खड़गे ने कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है और इसकी जो विचारधारा है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। ऐसे में इसके बारे में देशवासियों को सोचना चाहिए। भारत के तमाम संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, ये तमाम बातें जो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। हालांकि आरएसएस का कब्जा हो रहा है ये कहना इसमें कितनी जमीनी हकीकत है, इस बात से हम सभी वाकिफ है। आरएसएस एक संस्था है, आरएसएस कोई देश की सरकार नहीं चला रही। बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम चीज है कि जिस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम आरोप आरएसएस पर लगा रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएसएस ने तो महात्मा गांधी की हत्या की थी, उन्हें रोका गया जगदीप धनखड़ की ओर से, लेकिन वो यहाँ पर नहीं माने। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा, तमाम आरोप लगाए। अब इस पर बीजेपी जिस तरह से डिफेंडिंग मोड में आई तो उन्होंने ये कहा कि क्या आरएसएस से जुड़ना गलत है, और मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल आरएसएस के बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें पहले आरएसएस का इतिहास पढ़ के आना चाहिए और उसके बाद इस तरह की बातें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस वो संस्था है जो राष्ट्र के हित के लिए काम करती है, आरएसएस वो संस्था है जो कि देश हित में काम कर रही है। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे
का इस तरह के बयान देना बेहद निंदनीय है। उन्हें पहले इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आरएसएस देश के लिए क्या कर रही है, और इसी वजह से जगदीप धनखड़ की ओर से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को रोका गया था जब उस तरह के बयानबाजी जो है वो कर रहे थे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बावजूद रुके नहीं और वो लगातार आक्रामक तरीके से आरएसएस और बीजेपी का घेराव करते नजर आए। चलिए आप फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुर्खियां अखबार की, आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सांसदों की आवाज दबाने की वजह से घटी है बीजेपी की सीटें। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी की पुरजोर तरीके से आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें चुप कराने की कोशिश करते करते बीजेपी को 63 सांसदों से हाथ धोना पड़ा। और देखिए, इस वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल के बदले कैश मामले में दिसंबर 2023 में 17वीं लोकसभा से अपने निष्कासन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार जब मैं खड़ी हुई थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया था। सत्तारूढ़ दल को एक सांसद की आवाज दबाने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए महुआ मोइत्रा की ओर से आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वायरी मामले में निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद कल जब वो बोली तो उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने जिस तरह से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की, इस वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक सांसद को चुप कराने की वजह से, एक सांसद को बैठाने के चक्कर में बीजेपी खुद बैठ गई और 63 सांसदों का उसे नुकसान करना पड़ा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा कई तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट को बजट देने की और कहते हैं कि बजट बढ़ाया गया, लेकिन आप बात नहीं करते हैं मणिपुर की। आप महिलाओं की बात करते थे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी इस बार संसद में आपकी तरफ से कम नजर आई। बिल्कुल, तो देखिए इस बार जो आंकड़े आए हैं लोकसभा चुनावों में, इन आंकड़ों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और वही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि 370 पार अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, तीसरी बार सरकार बनेगी और 400 पार एनडीए के पास जाएंगे। देखिए सरकार तो बनी है इस बार भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आम जनता ने चुना है, लेकिन ये समझना होगा कि इस बार वो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और इसी बात को लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भुनाने में लगी हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए आपने जो कुछ गलत काम किए हैं अपने पिछले कार्यकाल में, उसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने सेंगोल की स्थापना को लेकर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को लेकर भी वो हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर ये इतना अच्छा फैसला था तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे थे राजौरी में, अनंतनाग में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैश फॉर क्वायरी मामले में जिस तरह से 2023 में निष्कासन हुआ महुआ मोइत्रा का और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब इस बार 18वीं लोकसभा में उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने हर बात अपनी खुलकर रखी और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वजह से हुआ है कि वो एक सांसद की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं और 63 सांसदों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक सांसद को बैठाने के चक्कर में बीजेपी पूरी तरह से बैठ गई और यहाँ तक कि कई मुद्दों को लेकर महुआ मोइत्रा जो है वो हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि इस बार सत्तारूढ़ दल वो चीज नहीं कर पाएगा जो पहले कर पाया था। इस बार विपक्ष की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात चूंकि विपक्ष की कर रहे हैं इसलिए बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र हुआ है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार सीबीआई की इस कदम को इलीगल बता रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा लगातार ये आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जाता रहा है
कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में ये हेडलाइन भी छपी है। बहरहाल एक टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। सीएम केजरीवाल मूव्स हाई कोर्ट, कॉल्स सीबीआई अरेस्ट इलीगल। तो ये वो हेडलाइन है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कुछ लाइन की पढ़कर भी सुना देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और सीबीआई ने जिस तरह से उनकी रिमांड ली है उसको भी उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने चैलेंज किया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जो कि जेल की सलाखों के पीछे, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 21 मार्च आपको याद होगा जब ईडी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया था, तब से लेकर अब तक लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम यानी कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये आरोप लगा रही है केंद्रीय एजेंसियों पर कि ये सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है अपना राजनीतिक फायदा देख रही है और उन्होंने इन केंद्रीय एजेंसियों को कंट्रोल किया हुआ, नियंत्रित किया हुआ है और लगातार जो कार्रवाई इन केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से की जा रही है वो द्वेषपूर्ण है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं और सीबीआई के अरेस्ट को उन्होंने पूरी तरह से इलीगल बताया है। चुनावों के दौरान भी आपको बात याद होगी, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था सरकार पर और ये कहा जा रहा था कि जो भी रेड ईडी की तरफ से डाली जा रही है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर पर डाली जा रही है। एक भी केस में ऐसा नहीं हो रहा जहां पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के या फिर सांसद, विधायक के यहाँ पर जो है रेड डाली जा रही है। यानी कि विपक्ष का ये कहना था कि ये जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से लंबा वक्त हो चुका है अरविंद केजरीवाल को जेल में और उसके बाद जब ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनका मामला चल ही रहा था, इस बीच राउज़ कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी, जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई और जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उस पर स्टे लग गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस बीच सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था अरविंद केजरीवाल को, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल अब हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि सीबीआई की ये जो अरेस्टिंग है ये पूरी तरह से इलीगल है, गैरकानूनी है और इसीलिए वो हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कस्टडी में लिया हुआ है सीबीआई ने उन्हें, वो भी गलत है। दरअसल लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन को जिस दौरान राहत मिली, यानी हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जब बेल मिली और वहां पर यह चीज स्पष्ट की गई कोर्ट की ओर से कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि ईडी ये साबित कर पाए कि हेमंत सोरेन जो है वो किसी तरह के लैंड स्कैम में इन्वॉल्व है। इसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो और भी प्रमुख तरीके से ये मुद्दा उठाने लगी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी वहां पर भी कुछ प्रूव नहीं कर पाई, ईडी यहां पर भी कुछ प्रूव नहीं कर पा रही है और इसीलिए जब ईडी कुछ प्रूव नहीं कर पाई तो फिर सीबीआई का जो चाबुक है वो चला और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। और आपको याद होगा चारुल, चुनावों के वक्त जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली थी, अंतरिम जमानत उन्हें मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, उस वक्त हेमंत सोरेन ने भी याचिका दायर की थी चुनाव प्रचार के लिए, इसी आधार पर कि शायद दिल्ली के सीएम को अगर वक्त मिल सकता है चुनाव प्रचार के लिए तो शायद मुझे भी मिल जाएगा। हालांकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल को तो राहत मिली थी लेकिन हेमंत सोरेन को वो राहत नहीं मिली थी। और अब जब हेमंत सोरेन को जो है जमानत दी जा चुकी है तो एक नई उम्मीद की किरण जो है वो जगी है आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल लगातार अपने लिए जमानत याचिका की गुहार लगा रहे हैं और ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनका शुगर लेवल जो है वह डाउन जा रहा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ अपर लेवल उनकी जांच हो, जिसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। और उन्हें इससे पहले उन्होंने जो है दलील दी थी कि उनकी जो जमानत की अवधि है उसे बढ़ाया जाए। फिलहाल तो खैर वो जमानत की मांग करें, बहरहाल देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत कब मिलती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए आपराधिक कानून के लागू होने पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे आधुनिक प्रणाली, अमित शाह ने कहा कि तीनों नए कानून पूरी तरह से लागू होने के बाद सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेंगे। इन कानूनों के देश भर में पूरी तरह लागू होने के बाद भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी।
तो देखिए, नए कानून को लेकर अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए कानूनों का जिक्र किया और बताया कि अब दंड नहीं, अब न्याय दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी को 420 कहते थे, अब उसे 318 कहा जाएगा। इस तरह से कई सारे बदलाव जो उनका जिक्र किया गया। और अमित शाह ने ये भी कहा कि अब नया जो आपराधिक प्रणाली है उसे लागू कर दिया गया है और ये विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र में किए गए बदलाव हैं कानून के मायने में, अगर हम देखें तो देखिए, कई अखबारों में तरजीह से मिली है और एक अखबार मेरे हाथ में नवभारत टाइम्स, जिसमें हेडलाइन है नए कानूनों से 3 साल में मिल जाएगा इंसाफ। ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, तस्वीर के साथ आपको दिखा भी रहे ताज़ा तस्वीरें, जब जब गृह मंत्री अमित शाह प्रेस वार्ता को संबोधित करे थे और नए कानूनों के विषय में जनता को आधिकारिक तौर पर वो बताते हुए नजर आए। देखिए, कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बता देते हैं। क्रिमिनल केस में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर, काफ़ी अहम बात हो जाती है ये। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर तय होंगे आरोप। अधिकतम 15 दिन की ही पुलिस कस्टडी का प्रावधान होगा। अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा। मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होंगे। साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं अपने इस जो नई लागू किए हैं 3 नए कानून, इसके तहत। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह की ओर से बताया गया, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई और इन तीनों कानूनों को लागू कर दिया गया। तब अमित शाह ने कहा कि देखिए, लोकसभा में 9.5 घंटे इस मुद्दे पर बहस हुई थी और 38 सांसद मौजूद थे। राज्यसभा में 6.5 घंटे बहस हुई है और उस दौरान वहां पर 40 सांसद मौजूद थे। तो विपक्ष का ये कहना कि सांसदों को निष्कासित करने के बाद इस तरह बिल जो है वो पास कराया गया, तो अमित शाह ने कहा कि सब कुछ भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक संसदीय परंपरा के तहत ही ये जो बिल है उसे पेश किया गया था और संसद से पास कराया गया था, जिसके बाद अब ये कानून बन गया है। देखिए, पहले आईपीसी के तहत मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले जो हैं वो दर्ज किए गए। और सबसे पहला मामला जो है वो ग्वालियर में एक मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया गया था, जिसका जिक्र अमित शाह की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी इसके लिए ट्रेन किया जाएगा। बिल्कुल, और दिल्ली में भी कल एक पहला मामला दर्ज किया गया था, जिसके बारे में पुलिस अधिकारियों ने बताया था, कमला मार्केट में। और देखिए, ये भी बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि ये 3 साल के भीतर सभी मामलों में इंसाफ मिल जाएगा। इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक का न्याय मिल जाएगा। यह कानून दोष साबित होने की दर जो है 90% बढ़ने की उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। शाह ने यह भी उम्मीद जताई कि नए कानूनों से अपराधों में भी कमी आएगी। अब जो भी अपराध होगा वो नए कानूनों के तहत दर्ज होगा। 1 जुलाई से पहले हुए क्राइम पुराने कानून में दर्ज होंगे, भले ही उसकी एफआईआर 1 जुलाई के बाद हुई हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत 0 एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और सभी गंभीर अपराधों के लिए क्राइम सीन की वीडियोग्राफी शामिल है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जांच 7 दिनों में की जानी है। तो ये काफ़ी अहम बातें हो जाती हैं। और सबसे अहम ये भी हो जाता है, जिस 0 एफआईआर का जिक्र हो रहा है, जिससे कि पहले हमेशा से कहा जाता था कि अगर कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने गया है तो उससे पूछा जाता था कि अपराध किस एरिया में हुआ है। उसके बाद उन्हें कहा जाता था कि आप उसी एरिया में जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 0 एफआईआर के तहत आप कहीं भी किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस को इस पर संज्ञान लेना होगा और पुलिस वो दूसरे थानों में उसे ट्रांसफ़र करेगी। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। नीट रीटेस्ट के नतीजे सामने आ गए हैं। अभ्यर्थियों को मिले हैं मार्क्स। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार देर रात दोबारा हुए नीट एग्जाम के नतीजों का ऐलान कर दिया। ये दोबारा परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें 5 मई को परीक्षा के दौरान वक्त के नुकसान की वजह से मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो देखिए, नीट को लेकर ये खबर है। नीट का रीटेस्ट हुआ है, जिसके रिजल्ट भी पब्लिश हो गए हैं। और सभी जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पहले आपत्ति जाहिर की थी, उन्हें नए रैंक्स जो हैं वो दिए जाएंगे।
देखिए, नीट को लेकर आपको याद होगा सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे और अब ये मामला संसद में भी पहुंचा है। लगातार विपक्ष जो है इसे लेकर मांग कर रहा है और सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से कहना है कि हमने सख्त कानून बना दिए हैं जिससे इंश्योर किया जाएगा कि अब जो है किसी भी तरह से जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे एग्जाम्स में गड़बड़ी के, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान भी इसके तहत रखा गया है। तो नीट रीटेस्ट रिजल्ट पब्लिश, ऑल कैंडिडेट्स गेट न्यू रैंक्स। तो देखिए, जिस तरह से नीट को लेकर प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि नीट का एग्जाम कराया गया, उसमें जो रीटेस्ट हुआ है ऐसे में जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको नई रैंक मिल चुकी है, रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। और नीट में अनियमितताओं को लेकर जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। ओनली 812 students turned up for the retest conducted for 1563 candidates। तो 1563 कैंडिडेट्स थे जिन्हें रीटेस्ट देना था। आपको याद होगा 1563 ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जब रीटेस्ट की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ 812 स्टूडेंट्स ही पहुंचे थे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कहा कि सभी देशवासियों का डीएनए एक है। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक है क्योंकि दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हों। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सिद्ध हो चुका है कि हम 40,000 साल से एक ही पूर्वज के वंशज हैं। भारत में लोगों का डीएनए एक जैसा है। तो मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संकट में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति में सर्वोपरि होता है राष्ट्र प्रेम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो हैं किस देश से ताल्लुक रखते हैं। तो देखिए, किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो आप, लेकिन आप भारतीय हैं ये समझना होगा। हम तमाम भारतीयों का डीएनए एक ही है। हमें धर्म जाति के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। उन्होंने कहा कि हम सभी का डीएनए एक जैसा है और ये भी प्रूव हो चुका है कि 40,000 साल से एक ही पूर्वज के वंशज हैं हम। ऐसे में हमें धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है, हम पर पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारा डीएनए एक ही है। देखिए, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है आरएसएस प्रमुख की तरफ से जब ये आता है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे भारतीय जनता पार्टी पर कि आरएसएस पर कि वो हमेशा एक वर्ग, एक समाज और एक धर्म की बात ही करते रहे हैं, हमेशा हिंदू धर्म को ही प्रमोट करने की बात करते रहे हैं। लेकिन उनके स्टेटमेंट से साबित हो गया है कि राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आईजीआई एयरपोर्ट का जायजा लिया। दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश, तो कई महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू की ओर से, जिन्होंने विमान के ढहने की घटना की तत्काल जांच की घोषणा की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हवाई अड्डे की संरचना का गहन निरीक्षण किया जाएगा। मंत्री ने पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की, जिनमें मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपए और घायलों को 3 लाख रुपए देने की बात कही गई। तो देखिए, मंत्री ने आईजीआई एयरपोर्ट का जायजा लिया है। हालात सुधरने की उम्मीद जो है उनकी तरफ से जाहिर की गई है और ये भी बताया गया है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, हादसा हुआ था एयरपोर्ट पर, टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया था और इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही थी। यहाँ पर लगातार जिस तरह से बारिश हुई थी, हालांकि देखिए पहले ही दिन बारिश हुई थी और उसके बाद ये स्थिति बन गई थी जिसकी वजह से ये छज्जा गिरा और उसमें
बिल्कुल, देखिए जिन्हें एक नागरिक शख्स उड्डयन की मौत मंत्री हो गई। जिन्होंने आईजीआई एयरपोर्ट का जायजा लिया, सबसे अहम चीज है कि ये वो जगह है, यानी टर्मिनल 1 पर यह हादसा हुआ था और इसे लेकर विपक्ष ने हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री ने तो इसका उद्घाटन किया था, फिर ये कब हो गया। लेकिन अब इस पर भी पलटवार हुआ और उन्होंने कहा कि दरअसल ये सब कुछ तो यूपीए के कार्यकाल में बनाया गया था। तो ये एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर राजनीति जमकर की गई थी, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या रही, इसमें कौन से लूप होल्स रहे जिनकी वजह से ये घटना हुई और आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर मंत्री की ओर से जायजा लिया गया था। और देखिए उन्होंने गहनता से निरीक्षण किया। मंत्री ने पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है, जिसमें मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए और जो भी लोग इसमें घायल हुए थे उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाने की बात कही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं अकाली दल के बागी नेताओं ने अकाल तख्त के दर्शन किए हैं, सत्ता में हुए गलतियों के लिए माफी मांगी। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। शिरोमणि अकाली दल के बागी नेता सोमवार को अकाल तख्त के जत्थेदार के समक्ष पेश हुए और राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान की गई गलतियों के लिए माफी मांगी। बागी नेताओं ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल स्थित अकाल तख्त सचिवालय में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह को माफीनामा सौंपा है। तो देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर हेडलाइन भी हम दिखा रहे हैं। रिबल अकाली दल लीडर्स अपोलोजाइज टू अकाली तख्त। अकाली दल के बागी नेताओं ने अकाल तख्त के दर्शन किए और सत्ता में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। शिरोमणि अकाली दल के बागी नेता सोमवार को अकाल तख्त के जत्थेदार के समक्ष पेश हुए और राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान की गई गलतियों के लिए उन्होंने माफी मांगी। बागी नेताओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त सचिवालय में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह को माफीनामा भी इस दौरान सौंपा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, लोगों को सचेत किया गया है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। असम अरुणाचल में बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत कर हर मदद का भरोसा दिया। शर्मा ने अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए हैं। अरुणाचल में कई जगह भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो देखिए 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। राजस्थान में जमकर बारिश हुई है और अभी भी लगातार अगर आप देखें तो प्रेडिक्शन आ ही रहे हैं, क्योंकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और इसी वजह से लगातार बारिश हो रही है। और देखिए इस बीच जो बड़ी समस्या सामने आ रही है वो आ रही है वाटर लॉगिंग की। राजधानी दिल्ली का हम जिक्र कर ले या फिर दूसरे इलाकों का जिक्र कर ले, हर जगह वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जो है वो पानी भरा हुआ। देखिए पानी भरने की वजह से आपको बहुत सारे हादसे भी देखने सुनने को मिलेंगे और इसके साथ ही साथ एक बड़ी समस्या होती है सड़कों पर जाम की। और देखिए आपको टीवी पर हम हेडलाइन भी दिखा रहे हैं कि 16 राज्यों में किस तरह से बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में भी जमकर बारिश हुई है। बिल्कुल, देखिए कई जगह पर इस वक्त मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन राहत की बात हो रही थी क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई पहुंच गया था और ऐसे में था कि कुछ राहत मिल जाए। लेकिन जब मेघ बरसे हैं तो राहत की बजाय आफत की बारिश अभी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल और इंटरनेट महंगा हो गया है, ग्राहकों से ज़्यादा पैसा बटोरेगी कंपनियां। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। 2.5 साल बाद दूरसंचार कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी की है। इससे इनके कर पूर्व लाभ में 20 से 22% की वृद्धि हो सकती है। इससे इन कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई 2024 से 25 में 15% बढ़कर 220 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो देखिए महंगाई की बात यहाँ पर हो रही है जिसका सरोकार है आम जनता से। और आपको बता भी रहे कॉल इंटरनेट महंगा कर हर ग्राहक से 15% ज्यादा कमाएंगी कंपनियां। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो आम लोगों की हो चुकी है। ऐसे में अगर ये महंगाई बढ़ी भी है, बावजूद इसके लोग इसे कहीं ना कहीं वो अपनी जेब पर लेंगे, क्योंकि बिना इंटरनेट के आजकल के जीवन में कुछ होता नहीं है। सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हालांकि इस बीच देखिए प्रति ग्राहक 191 से बढ़कर 220 रुपए होगी कमाई, यानी कंपनियों की बल्ले बल्ले है। कंपनियां जो हैं वो लोगों से ज्यादा पैसा वसूलेंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
और आपको अगली खबर से रूबरू कराते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाराबाडोस में ही फंसी है टीम इंडिया। खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाए हैं भारत। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। तकरीबन 1 महीने तक चलने वाले T20 वर्ल्ड कप को रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। अब टीम इंडिया जमकर जश्न मना रही है। हालांकि हो सकता है कि कुछ दिन अब रोहित सेना बाराबाडोस में ही फंसी नजर आए और भारत वापस ना आ पाए। इसकी वजह है बाराबाडोस में हैरिकेन आने वाला है। ग्रेड 3 का हैरिकेन है बाराबाडोस की तरफ जो लगातार बढ़ रहा है। ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इससे भारतीय टीम वहां पर कुछ दिन और फंसी रह सकती है। बिल्कुल, देखिए तो जीत का जश्न तो मना लिया, लेकिन खराब मौसम की वजह से अभी टीम इंडिया बारबाडोस में फंसी हुई है और जल्द ही उनके वापस आने की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश सुर्खियां अखबार की में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।